डियर दोस्तों और दोस्तियों, आप लोगों को मेरी तरफ से हेलो, हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी कहना चाहें। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं हुई। मैं काफ़ी बिजी रहा हूँ कोर्ट्स में। पिछले 2 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहा, इसलिए बिल्कुल मौका नहीं मिला निकलने का कि मैं टाइम निकालूं और आपके साथ बैठ के फेसबुक के ऊपर बात कर सकूं। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, साथ साथ फोन बजना शुरू हो गए। सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ इट वर्क्स। अपनी जो आपके साथ अभी बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें कुछ, तो हम पहले अपना केस लॉ शेयर कर लें आपके साथ, जो अपडेट्स आती हैं। अपडेट्स में क्या चीज है, एक केस आया है अहमद नाम का। मेरे पास किसी ने क्वेश्चन भी किया था फेसबुक के ऊपर, जहां पे मैंने आंसर भी किया था उनको कि जी मेरा ओपिनियन क्या है उसके ऊपर। अहमद नाम का केस है, इस चीज को डील करता है कि जहां पे आपकी लॉन्ग रेजिडेंस की कोई एप्लीकेशन होती है, उस लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन में जहां 10 साल की आप एप्लीकेशन करते हैं, अगर आपके कोई छोटे छोटे गैप्स आए हुए हैं तो क्या उनकी बेसिस पे आपको रिफ्यूज किया जा सकता है या आपका फिर भी स्टेटस चल सकता है। अब आप जानते होंगे, जो पुराने सुनने वाले हैं या पुराने इन चीज़ों को जानने वाले हैं, कि 10 ईयर्स की एप्लीकेशन जब आप करते हैं, उसके अंदर अगर आपका कहीं पे 28 दिन से कम का गैप हो बिफोर दिसंबर 2016 तो उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाता था, और अगर आपका 14 दिन से कम का गैप हो आफ्टर दिसंबर 2016 तो उसको भी डिसरिगार्ड कर दिया जाता था। अब ये जो अहमद केस आया है, इसने आके थोड़ी सी जरा मुसीबत डाल दी है। इसने आके अब ये कहा है कि आपका कोई छोटा मोटा गैप भी हो तो दैट कैन बी फेटल फॉर योर एप्लीकेशन। सो उसकी वजह से अब क्या मसला बनता है कि अगर आपने एप्लीकेशन की 10 साल की बेस पे और आपके कहीं पे बीच में कोई गैप्स आए हुए हैं, इस केस लॉ के मुताबिक आपको रिफ्यूज किया जा सकता है। अब इसका दिल छोटा करने वाला अभी पॉइंट नहीं आया, अभी घबराने वाला और हाय 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 ये क्या हो गया, उसका पॉइंट अभी नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि दिस इज स्टिल नॉट पार्ट ऑफ द होम ऑफिस पॉलिसी। होम ऑफिस पॉलिसी अगर आप इस वक्त खोल के देखो तो उसके अंदर अभी भी वो डिस्क्रेशन वाली बात है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास डिस्क्रेशन मौजूद है कि वो उन सारी चीजों को डिसरिगार्ड कर सकते हैं और डिसरिगार्ड करके आपको स्टेटस ग्रांट किया जा सकता है। मेरे पास अभी तक कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि मैंने 10 साल की एप्लीकेशन की हो गैप्स के साथ भी, लेकिन वो गैप्स जो 28 डेज से या 14 डेज की कम के हैं और उनको रिफ्यूज किया गया हो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो सारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल करवाई हैं। एक दो के अंदर मुझे याद पड़ता है कि हमें अपीलों में जाना पड़ा, लेकिन फिर भी उनको सक्सेसफुल हम करवा चुके हैं। सो अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अहमद केस ऐसा है जो डिफिकल्टीज डाल सकता है अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से इमिग्रेशन रूल्स में उसको डाल दिया जाए या गाइडेंस के अंदर उसको डाल दिया जाए, लेकिन अभी वो ऐसी कोई चीज नहीं की गई। सो अभी घबराने वाला या अलार्म वाली स्टेज नहीं आ रही। ये तो एक केस था। अब एक और केस है बैंगर के नाम से, BANGER। बैंगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस क्योंकि ये यूरोपियन नेशनल्स को डील करता है और स्पेसिफिकली जो यूरोपियन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशंस हैं उनको डील करता है। आपको याद होगा एक साला नाम का केस चला था 2016 में। उसके अंदर क्या हुआ था कि जी 2016 की रेगुलेशन से पहले 2006 की जो रेगुलेशन होती थी उसके अंदर कोई अपील का राइट नहीं था। सो आपकी एप्लीकेशंस रिफ्यूज हुई, आप जा रहे थे कोर्ट में और अचानक साला केस आया और उसने कह दिया कि आपको अपील का राइट नहीं मिलता उसमें। सो बहुत सारे लोगों की अपीलें डिसमिस हो गई थी या खारिज कर दी गई थी कोर्ट की तरफ से। फिर साला वाज ओवरटर्न्ड और उसके ऊपर फिर फैसला ये किया गया कि नहीं, आप उन केसेस को अपील का राइट दें, यानी 2006 वाली केसेस को, 2006 वाली जो रेगुलेशंस के अंदर केसेस थे। फिर 2016 की रेगुलेशंस आ गई और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब का जो या साहिबा का जो कॉन्सेप्ट उस वक्त बना वो ये बना कि नहीं, अब हम इनको अपील का राइट नहीं देंगे। उसके बाद फिर से उसके अंदर चेंजेस लाए गए और अब 2016 की रेगुलेशंस के अंदर आपको अपील का राइट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बैंगर केस ने उसका फैसला कर दिया और अब तो 2019 की भी रेगुलेशंस आ गई। सो उसके अंदर भी कुछ चेंजेस मौजूद हैं। सो बैंगर इज अथॉरिटी ऑन द सेंस, इन द सेंस के अगर आपकी कोई यूरोपियन नेशनल्स के साथ एप्लीकेशंस हैं और आप एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशन कर रहे हैं और उसको रिफ्यूज किया जाता है तो अपील का राइट आपको उस पर मिलना चाहिए। इंसिडेंटली यहां पे हम क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स का जिक्र कर रहे हैं और ये बातें लेके चल रहे हैं, तो सुरेंद्र सिंह रूट में भी इसके अंदर जिक्र किया गया है कि सुरेंद्र सिंह रूट के लिए भी आप एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को शामिल कर सकते हैं, इसमें लेकर आ सकते हैं। सो दैट वुड मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि अब हमारे पास और सारे ऑप्शंस बन जाते हैं एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशंस करने के लिए। सो मैडम फेसबुक कर रहा हूं, अभी नहीं, ठहर जाइए, थैंक यू, बाय। ऑलराइट जी। सो अब अगली बात करते हैं, अगला केस। और खैर केस लॉ तो यही दो जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था।
एक एमनेस्टी का बार 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 जिक्र आता है। अब ये बोरिस जॉनसन साहब आए हैं और लोगों के अंदर एक वो खुशी की लहर दौड़ गई है कि जी बोरिस जॉनसन आ गया तो बस अब तो एमनेस्टी आवे ही आवे। आज एक क्लाइंट आए हुए, वो आके कहते हैं कि जी अच्छा वो बोरिस जॉनसन साहब ने जो एमनेस्टी अनाउंस की है वो किस दिन से लागू हो रही है। सो मतलब इतना लोग श्योर हो चुके हैं, अभी कोई एमनेस्टी नहीं आई, अभी कोई ऐसी चीज दी नहीं गई जिसके ऊपर हम खुशी मना सकें कि हाँ जी कोई एमनेस्टी आ गई। एक चीज जो मैं हमेशा कहता आया हूं और अभी भी कहूंगा, मुझे लोग पूछते थे पिछले 10 साल से पूछ रहे हैं कि जी, बल्कि 12 साल हो गए अब तो, कि जी नेक्स्ट एमनेस्टी कब आ रही है। याद है 12 साल का मतलब क्या, कि 12 साल पहले, 12.5 साल पहले लेगेसी का प्रोग्राम शुरू हुआ। उस लेगेसी में कंडीशंस क्या थी कि अगर आपने मार्च 2007 से पहले असाइलम किया और आप इन टच रहे होम ऑफिस के साथ, तो उसकी बेस पे आपको लेगेसी प्रोग्राम के अंदर इंडेफिनिट लीव दी जा रही थी। फिर आहिस्ता 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 वो इंडेफिनिट लीव खत्म करके उन्होंने 2.5 साल की लीव कर दी और फिर गालिबन 2011-12 में उन्होंने 100% उस चीज को खत्म कर दिया और लेगेसी केस वो बिल्कुल खत्म हो गया था। उसके बाद से लोग पूछते हैं अच्छा कब एमनेस्टी आ रही है, फलाने वकील साहब ने कहा जी, फलाने वकील ने टीवी पे कह दिया, फलाने वकील ने आर्टिकल में कह दिया, फलाने वकील ने इधर। मैं थ्रू आउट कहता आया हूं कि मैं एमनेस्टी एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि 2012 में जो चेंजेस लाई गई थी लोगों के अंदर वो इतनी शदीद किस्म की चेंजेस थी कि उसके अंदर कोई नरमी वाली बात बनती नहीं थी। मैंने उस वक्त भी ये चीज कही थी कि अभी 7-8 साल के लिए आप भूल जाइए कि कोई नरमी की जाएगी, और हालात अभी पहले सख्त होंगे, उसके बाद थोड़े से नरम होने शुरू होंगे इमिग्रेंट्स के लिए। मेरा ख्याल है अब वो 7-8 साल का अरसा गुजरने वाला है या गुजर चुका है। क्यों कहता हूं, क्योंकि अब हम एमनेस्टी का जिक्र भी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेक्सिट का जिक्र आ रहा है। अब आज मैं सुबह न्यूज आइटम सुन रहा था कि इस गवर्नमेंट का जो इस वक्त स्टैंड पॉइंट है वो ये कि व्हाट एवर हैपेंस, यूके इज कमिंग आउट ऑफ द ईयू ऑन द 31st of October। इसका मतलब यह हुआ कि 31 अक्टूबर को इस गवर्नमेंट का पूरा फैसला है कि यूके ने यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया। जो मुझे सुनते रहते हैं रेगुलरली उनको भी पता होगा कि मैं हमेशा एक रिमेनर रहा हूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि जिस तरह से एक वो यूएसएसआर होता था या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसी तरह से यूरोपियन यूनियन एक यहां का ब्लॉक होना चाहिए था जहां पे हम उसको एज आप समझ लें डिफरेंट कंट्रीज की एक टीम बना के लेके चलते हैं। लेकिन अब ये लोग पीछे पड़ गए हैं इस चीज के कि नहीं जी ब्रेक्सिट करना है। अब मैं भी उस पॉइंट पे आ चुका हूं कि वॉट एवर इट इज, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, अब कर दो जो कुछ भी करना है। अगर हम ब्रेक्सिट करके एक दफा डिसाइड तो करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम ब्रेक्सिट कर लेते हैं, डील नो डील वॉट एवर, फिर उसको फेस करो म्यूजिक को या उसके साथ डील करो। मैं अब इस चीज के ऊपर कायल हो चुका हूं, बिकॉज अगेन द अनसर्टेनिटी हर्ट्स एवरीवन। अनसर्टेनिटी क्या है, यूरोपियन फैमिली मेंबर्स को देख लीजिए, अनसर्टेनिटी है। इकोनॉमी को देख लीजिए, अनसर्टेनिटी है। पाउंड को देख लीजिए, गिरता जा रहा है। क्यों? बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी। बिजनेस को देख लीजिए, देयर इज अनसर्टेनिटी। अब ये सारी चीजें क्यों अनसर्टेन है? क्योंकि हम लोग एक फैसला नहीं कर रहे और उस फैसले को पूरा उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। अब मैं ये चीज कहता हूं कि अगर ये चीज हो जाती है, यानी ये गवर्नमेंट ये कहती है कि जी 31 अक्टूबर कम व्हाट मे वी आर कमिंग आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, अगर ये बात हो जाती है तो उसके बाद इमिग्रेशन का क्या होगा? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इमिग्रेशन में नरमी आएगी? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज आएंगी? आई डोंट एक्सपेक्ट दैट स्ट्रेट अवे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक नया सिस्टम जरूर आएगा, इमिग्रेशन रूल्स को ओवरऑल जरूर किया जाएगा, चाहे वो कुछ महीने में हो या कुछ सालों में हो। लेकिन जो कुछ भी होगा उसका मकसद क्या होगा कि इमिग्रेशन को और कंट्रोल किया जाए। अब हम बात करते हैं एमनेस्टी की। क्या एमनेस्टी किधर आती है बीच में? एक सिंपल मिसाल जो मैं सारे अपने क्लाइंट्स को देता हूं कि मैं अपने कमरे में बैठा हूं जी, दरवाजा मेरा इस वक्त बंद है। मैं कहता हूं कि जी ये दरवाजा अब मैंने बंद कर दिया इमिग्रेंट्स के लिए, अब और कोई नहीं आएगा। साथ ही में पीछे मुड़ के देखो तो जी सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में इलीगल लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनका क्या करेंगे? दरवाजा तो मैंने बंद कर दिया कि जी और कोई नहीं आएगा, तो जो अंदर घर में ऑलरेडी बैठे उनका क्या करोगे? सो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं बिकॉज दिस ब्रेक्सिट थिंग इज हैपनिंग, मैं अब ये समझता हूं कि कोई ना कोई पॉलिसी इनको निकालनी पड़ेगी, कोई ना कोई अरेंजमेंट इनको ऐसा करना पड़ेगा कि लोगों के लिए कोई फायदा हो सके। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे ओवरस्टेयर्स हैं, जिनके पास स्टेटस नहीं है, जो इलीगल रह रहे हैं। अब प्रोज एंड कॉन्स की हम बात करते हैं। प्रोज में क्या आता है, यानी इसकी फेवर में क्या चीज आती है? मैं एक सिंपल बात ये कहता हूं, आप अगर देखो, चलो फेवर से पहले हम बात करते हैं कॉन्स की, कि इसके खिलाफ क्या चीज आती है। एमनेस्टी के खिलाफ सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट, आज भी मुझे किसी ने भेजा हुआ था एक फॉरवर्ड
उसमें वो पिटिशन चलाना चाह रहे हैं कि जी ये जो इलीगल लोग हैं उनके खिलाफ कोई एमनेस्टी, उनके लिए कोई एमनेस्टी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज ये आप लोगों को इंकरेज करते हैं कि आ जाओ, इलीगल हो जाओ और तुम्हें कहीं ना कहीं स्टेटस मिल जाएगा। ये बहुत घटिया नूसी किस्म की, घिसी पिटी किस्म की पुरानी आर्ग्यूमेंट है। ये आर्ग्यूमेंट हम 2007 से सुनते आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने अब कोई एमनेस्टी निकाली या अब लोगों को लीगल कर दिया तो जी सारों को मैसेज मिलेगा, आ जाओ जी, आ जाओ यूके, आ जाओ, यहाँ पे जाके आपको 12 साल बाद स्टेटस मिल जाएगा। 12 साल कोई अपनी जिंदगी के जानते बूझते हुए बर्बाद नहीं करता। आप में से कितने होंगे इस वक्त जो सुन रहे हैं कि जिनको अगर मैं कहूं कि आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले, 10 साल पहले जब आप यूके आए, क्या आपको अगर उससे कहा जाता कि आपको 15 साल स्टेटस नहीं मिलेगा, आपको जिंदगी रोल खोल के गुजारनी पड़ेगी अपनी, तो क्या आप रहते यहां पे? आई डोंट थिंक सो। अगर आपको आज कोई यहां पर आता है यूके में और उसको कहा जाता है कि जी असाइलम डाल दो, कोई एप्लीकेशन डाल दो, 15 साल लगेंगे, आपको काम की इजाजत भी नहीं होगी, दिन रात डर के गुजारना होगा, आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, तो क्या 15 साल कोई रहेगा यहां पे? वही बात जो मैं पूछता हूं हमेशा, यहां की जिंदगी, यहां की जो मिट्टी है, कौन सा सोना उगलती है जी? मुझे भी बता दें कि जो हम कहें कि जी इतना फायदा है यहां पे लीगल रहने का और ओवरस्टे होने का, ऐसा कोई फायदा नहीं। Nobody wants to say, ये किसी को भी इंकरेज नहीं करेगी चीज अगर कोई फाइनली ऐसी एमनेस्टी आती है कि जो इलीगल लोगों को स्टेटस दे दे। यहां पे सिर्फ इंकरेजमेंट क्या मिलती है कि हाँ, अगर आप कानून के मुताबिक आके रहते हैं, कानून के मुताबिक चीजें करते हैं और 5 साल के अंदर आपको स्टेटस मिल जाता है, वो सबसे बड़ी इंकरेजमेंट होती है। सो अगर कानून अच्छे बनाए जाएं और उन कानून को, उन कवानीन को अब्यूज से बचाया जाए। अब्यूज से क्यों बचाया जाए? अभी आप देख लो, जितने आपके पास केसेस चलते रहे, जो जो इमिग्रेशन के अंदर पॉलिसीज आती रही हैं, वो कौन सी रही हैं? आप देखो, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम का बेड़ा गर्क किया इमिग्रेंट्स ने, हम लोगों ने, राइट? स्टूडेंट वीजास का बेड़ा गर्क इमिग्रेंट्स ने किया। आप एंटरप्रेन्योर, टीयर 1 एंटरप्रेन्योर देख लो, अभी कितनी अच्छी स्कीम थी, उसको भी खत्म कर दिया गया। उससे पहले जब ये HSMP और उससे पहले जो वो PSW वगैरह था, बहुत अच्छे सिस्टम्स थे। क्या सिस्टम था? आप एज ए स्टूडेंट आए यहां पे, आप पढ़ने के लिए आए हैं, आपने अपनी डिग्री कर ली, आपने कोई डिप्लोमा कर लिया, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको PSW ग्रांट हो जाता था। PSW का मतलब क्या था? पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। 2 साल की लीव आपको मिलती थी काम करने के लिए। आप काम करें, बिजनेस एस्टैब्लिश करें, जो मर्जी करें। अगर आपकी इनकम अच्छी बन गई और आप वो अच्छी कैटेगरी में इनकम की आ जाते हैं, तो आप हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम पे चले जाते हैं। 3 साल की लीव मिलती है। 3 साल के बाद अगर आप फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं, पॉइंट्स कमा सकते हैं, तो आपको 2 साल की लीव और मिलती थी, और 5 साल के बाद इंडेफिनिट लीव। इससे बेहतर और क्या चीज थी? अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। PSW के अंदर गन डाला, स्टूडेंट वीजास के अंदर गन डाला, 2 नंबर कॉलेजेस में जा जाके टोइक एग्जाम्स कर करके, आगे से फिर ये वाले जो HSMP वाले चले, गलत टैक्स पे कर रहे हैं, गलत इनकम बता रहे हैं, 2 नंबर काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिलजुल के हमें इस जगह पर लेकर आई हैं कि जहां पे बहुत शदीद सख्ती कर दी गई। अब इस वक्त क्या है? अब लोग पढ़े हुए कि जी ये इनोवेटर के पीछे पड़ जाओ या इसके स्टार्टअप के पीछे पड़ जाओ। कितने लोग मेरे पास आके आके कहते हैं, अच्छा जी ये स्टार्टअप का वीजा क्या है, तो इनोवेटर क्या है, और जी 50,000 वाली कैटेगरी बताओ। मैं बताता हूं कि ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी एंडोर्समेंट बॉडी से एंडोर्समेंट लेनी होगी। नेक्स्ट सवाल आप गैस कर सकते हैं क्या होगा? अच्छा जी कितने पैसे लगेंगे, किसको पैसे देके मैं काम करा सकता हूं? कोई रास्ता तो होगा, कोई तरीका तो होगा, कोई चक्कर तो होगा। माय गॉड बाबा, कोई सीधा काम भी कर लिया करो। जब एक सीधी चीज है, उस सीधी चीज को, कानून को सही तरह से इस्तेमाल करो, तो आपका भी फायदा है, आपका भी भला है, बाकी सबका भी भला है। वो लोग करते नहीं, जिसकी वजह से मसला बनता है। अब क्या हुआ? अब उन्होंने ये टीयर 1 इस वक्त जो इनोवेटर और स्टार्टअप वीजास को शुरू किया है, वो उन्होंने एक तरह से आपको पोलाइटली चपेड़ मार के ये कह दिया कि अब आपको हम ये वीजा नहीं देना चाहते। सो अब आप आराम से बैठे रहिए। अगर आप इनोवेटर कैटेगरी में जाना चाहते हैं, एंडोर्समेंट बॉडीज के पास जाइए, एंडोर्समेंट लीजिए, फिर आपको वीजा मिल सकता है। अब आखिरी एक चीज जो रह गई है वो है ओवरसीज बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप उसके बारे में मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स मुझसे बात कीजिए। ये वो एक सिंपल एक कैटेगरी है। आप चाहें तो इसको अभी बेड़ा गर्क कर छोड़े, या आप चाहें तो बड़े आराम से जो पढ़े लिखे बिजनेस वाले लोग हैं, जो जेन्युइनली बिजनेस करना चाहते हैं या जेन्युइनली किसी काम में चलना चाहते हैं और प्रॉपर अपना स्टेटस चाहते हैं, उनके लिए ये कैटेगरी 100% ओपन है।
अगर आप बात करना चाहते हैं ऑफ कोर्स अपना टाइम बुक करा लीजिए, मेरे साथ मिल लीजिए या वीडियो कॉल कर लीजिए और मैं फिर आपको इसमें गाइड कर सकता हूं। दैट इज अ फैंटास्टिक कैटेगरी। एक ही चीज रहेगी ये पीछे, उसके अंदर चले जाए, या फिर आपके पास 2 मिलियन पाउंड हो जो आप लाके इन्वेस्टर वीजा में इन्वेस्ट कीजिए और उसके ऊपर आपको स्टेटस मिल सकता है। इस तरह की कैटेगरीज के बारे में बिजनेस इमिग्रेशन के ऊपर एक और शो करूंगा किसी वक्त, उसके ऊपर बात करूंगा सारी। अब अगली बात करते हैं कि आजकल क्या हो रहा है हमारी दुनिया में। मैं अभी बहुत बिजी रहा, जिस तरह मैंने आपको बताया पिछले 2 हफ्ते से तो मैं बहुत ज्यादा अपील हेयरिंग्स पे जा रहा हूँ। उससे पहले भी अपील्स चल रही थी और अब उनके डिसीजंस भी आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे डिसीजंस आ रहे हैं। मैंने एक राइटअप भी पिछले आई थिंक 2-3 दिन पहले डाला था, जैसे मैंने बताया था कि हमारी माशाल्लाह काफी अपील्स कामयाब हुई। अब आपके साथ शेयर करना क्या चाहता हूँ कि किस किस्म की अपील्स हम कर रहे हैं और उनके अंदर क्या हो रहा है। 7 साल की पहले बात करता चलूं, 7 साल की अपील किए हुए मुझे काफी देर हो गई है। क्यों? बिकॉज अपील्स में जाके 7 साल वाले केसेस को अभी नुकसान हो रहा है। वो किस लिए? क्योंकि जजेस को अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह डील करें उस वो केओ नाइजीरिया को। केओ नाइजीरिया की वजह से केसेस रिफ्यूज हुए। मैंने आपके साथ यहां शेयर भी किया था कि मेरे 3 अपील्स, जहां पे मैं खुद गया था कोर्ट में, 3 अपील्स मेरी डिसमिस हुई थी जाके केओ नाइजीरिया की वजह से। उनको चैलेंज करने की बजाय हमने उनकी सेम डे सर्विस के अंदर एप्लीकेशंस की, जो 24 आवर वाली सर्विस है, बच्चों को भी पेरेंट्स को भी, उन तीनों को अब तो आज, बल्कि जो आखिरी काशिफ साहब रह गए थे उनका भी आज काम हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह सबके केसेस हो गए। सबके स्टेटस लग कर आ गए हैं। ये वो वाले केसेस जो अपील्स डिसमिस हुई थी। अब वो अपील्स जिनका मैं समझता हूं 7 साल के केसेस जहां पे बनते हैं, अगर आपको होम ऑफिस ने रिफ्यूज किया और आपकी अपील चल रही है, उस अपील में जाने की बजाय मेरी तरफ से जो सजेशन होगा, सोच के देख लीजिएगा, मेरी तरफ से सजेशन ये होगा कि आप कोर्ट में जाने की बजाय उसको आप जाके सेम डे सर्विस में अपना काम करवा लीजिए। वहां पे आपके ज्यादा चांसेस बन जाएंगे उसको जीतने के, क्योंकि एक तो 24 घंटे में आपको जवाब मिल जाता है। दूसरी चीज ये कि जो मेरी एक रीडिंग है, मेरी एक नाचीज की जो एक ओपिनियन है यहाँ पे, वो ये है कि अगर आप सेम डे के लिए या वो 24 आवर वाली सर्विस में जाते हैं तो होम ऑफिस के केस वर्कर को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो बाल की खाल उतारे, आपकी एक एक पुरानी चीज निकाल के देखे, हर चीज को खोल के देखे। अगर आपने केस को सही तरह तैयार किया, जिस तरह से मैं समझता हूं कि हम तैयार करते हैं, अगर केस को सही तरह तैयार किया जाए तो वो जाके वहां से कामयाब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी तक 24 आवर्स वाली कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज नहीं हुई है। क्यों? फॉर द सिंपल रीजन कि हम एक बेसिक फॉर्मूला को लेके चल रहे हैं। वो बेसिक फॉर्मूला क्या है? इमिग्रेशन रूल्स को फॉलो करो। इमिग्रेशन रूल्स क्या कहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपका केस लॉ क्या कहता है, उन सारी चीजों को समझते हुए आपकी रिप्रेजेंटेशंस क्या होनी चाहिए और उसके बाद आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में जाके। दिस इज व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। सो कोर्ट में जाने की बजाय हम उसको जाके सेम डे सर्विस के अंदर अप्लाई करते हैं और वहां पे हो रहा है। सो 7 साल वाली केसेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने केसेस हम कर रहे हैं सारे के सारे अभी तक तो अप्रूवल्स आए हैं। कल को कुछ चेंज करते हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी माशाल्लाह ऑल ऑफ दीज आर बीइंग अप्रूव्ड और बहुत अच्छे केसेस चल रहे हैं। दूसरी बात मैं करता हूं आपके साथ अपील्स के ऊपर डिपेंडेंट एप्लीकेशंस की। ये डिपेंडेंट, मैं एडल्ट डिपेंडेंट्स की बात नहीं कर रहा, ये डिपेंडेंट एप्लीकेशन एडल्ट ही हैं लेकिन एक डिफरेंट तरीके से बात कर रहा हूं। ये मैं वो एप्लीकेशन, अभी 2 अपील्स मेरी कामयाब हुई हैं वेरी वेरी रिसेंटली, एक मैनचेस्टर में और एक लंदन में। वो दोनों में क्या केस था, पेरेंट्स को स्टेटस मिल गया क्योंकि एक बच्चा उनका 7 साल से यहां पे रह रहा था, 18 साल से कम उम्र का था, उनको स्टेटस मिल गया। लेकिन एक बच्चा या 2 बच्चे उनके 18 साल से ऊपर थे, क्या उनको एज डिपेंडेंट्स कंसिडर किया जा सकता है? ये वो वाला क्वेश्चन है। 2 केसेस में ऑलरेडी इसके ऊपर जीत चुका हूं और इन द रीसेंट वीक्स, और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों केसेस के अंदर यही आर्ग्यूमेंट थी कि जो बच्चा आपका 17 साल 364 दिन आपके साथ रह रहा है, वो बच्चा रहता है, 365 वाला दिन जब आता है वो रात को 12 बजे अचानक एक दरख्त की तरह या एक पौधे की तरह वो बड़ा हो जाता है जी, और उसको कहते हैं कि जी अब ये एडल्ट हो गया, अब ये आपका डिपेंडेंट नहीं रहा, जो कि गलत है। अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी की गई जिसमें आपको रिफ्यूज किया गया, इसको आप 100% अपील पे जाके जीत सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपील्स मैं जीत रहा हूं। सो इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 2 अपील्स हमारी अभी इसके ऊपर कामयाब हुई हैं, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर 18 चाइल्ड जो कि आपके साथ रहता है, अभी भी आपके घर में आपके हाउस होल्ड का हिस्सा है, उसको होम ऑफिस ने अगर रिफ्यूज किया, हम उसको अपील में जाके जीत सकते हैं।
दूसरी बात, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला केसेस, ये अभी कल सुबह हमारे बहुत 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 अच्छे सजाद साहब हैं, उनका फोन आया, बहुत अच्छी खबर उन्होंने मुझे सुनाई। उनका केस, बच्चे का केस था, चल रहा था पाकिस्तान में, बच्चा उनका एक वहां पे रह गया, तो बाकी पूरी फैमिली यहाँ पे थी। अब वो उनको बच्चे को वो लेकर आना चाह रहे थे, और हमारा केस एक दफा पहले 2012-13 में अप्लाई किया था, उस वक्त रिफ्यूज हो गया था, लेकिन अब फैमिली की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। सो अब बच्चे के 18 साल की उम्र पे पहुंचने से पहले हमने एप्लीकेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाब हो गए। सो फैंटास्टिक। वो जब कल उनका फोन आया सुबह, तो मैं शेव कर रहा था उस वक्त, तो वो बेचारे से बंदे से बोला नहीं जा रहा था, इतनी उसकी खुशी थी, लेकिन मैं समझ सकता हूं उस खुशी को, और इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे और भी लोग हैं ऐसे जो इसी तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जहां पे कोई एक बच्चा पीछे रह गया हुआ है, बाकी सबको यहां पे स्टेटस मिल चुका है। स्टेटस मिलने की मैं 2.5 साल की बात नहीं कर रहा, मैं इंडेफिनिट लीव की बात कर रहा हूं या परमानेंट रेजिडेंस की बात कर रहा हूं, ठीक, कि उनके पास वो चीज मौजूद है और वो चाह रहे हैं कि उनका एक बच्चा जो पीछे रह गया या 2 बच्चे पीछे रह गए उनको लेकर आए। दूसरी सिचुएशन वो है जहां पे बहुत सारे इंडियन क्लाइंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, जहां पे 2.5 साल की लीव आपको मिल चुकी है यहाँ पे एक बच्चे की वजह से, और 1 या 2 बच्चा आपका इंडिया में भी रह गए हैं, और आप चाहते हैं कि वो आप उनको यहाँ पे ज्वाइन करवाएं। उसके लिए भी मैंने 2 टेस्ट केसेस कर लिए हैं, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। लेट्स सी, अगर आप कुछ जानते हैं, अगर आपने कोई ऐसा केस किया जो कामयाब हुआ, प्लीज डू शेयर विद मी, ताकि मैं बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। लेकिन मेरे अपने जो टेस्ट केसेस हैं उनका अभी तक जवाब नहीं आया, जैसे जिसका भी जवाब आएगा मैं इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अच्छा, फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग केस जो हमारा चला, अगेन मैं अपील पे गया था इसके लिए और जाके लड़ा था इसके लिए, और जज को मैंने ये कहा था, मेरे स्टार्टिंग जो सबमिशंस में बात थी वो ये थी कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल केस, दिस इज नॉट अ यूजुअल केस, ये एक बहुत अनयूजुअल किस्म का केस है, और अगर तो आपने इसको वो एक रन ऑफ द मिल केसेस की तरह से ही देखा, तो आप बेशक अब इसको अभी डिसमिस कर दीजिए, क्योंकि ये केस उस तरह का नहीं है जिस तरह का आपने पहले देखा होगा। अब इसमें सिचुएशन क्या थी, एक साहब उनका एक रिलेशनशिप चला किसी के साथ, उनका बेबी हो गया, लेकिन जिसके साथ रिलेशनशिप चला वो खातून मैरिड थी और वो अपने फैमिली के साथ ही रह रही है। अब ये बच्चा और जो इसका बाप है, बाप के पास स्टेटस नहीं, अब बाप चाहता, वो बच्चे से मिलता भी है, वो खातून मिलने देती है बच्चे के साथ, अब वो जाता है बच्चे के साथ मिलता है, लेकिन खातून कहती है कि मैं कोर्ट में तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें कोई लेटर भी नहीं इसका लिख के दूंगी। अब बताओ बंदा क्या करे। अब इनको मैंने कहा कि यार आपकी सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट इसलिए है कि आपका एविडेंस ही नहीं बन रहा कि हम कोर्ट में कैसे करें, लेकिन यही है कि अगर हम कोर्ट में जाते हैं, पहले तो मैंने इनकार कर दिया था केस में कि आपको मैंने जो चीजें कही थी करने के लिए आपने वो नहीं की, तो मैं नहीं जाऊंगा। वो बंदे ने कहा कि नहीं, आई स्टिल ट्रस्ट यू, आप जाइए कोर्ट में जाइए, आई स्टिल वांट कि आप एक ट्राई इसको जरूर मारें। सो उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने कोर्ट में जाके फाइट किया इसको, और फैंटास्टिक न्यूज जो हमें आई वो ये कि जज ने माना इस चीज को कि इट्स अ मोस्ट अनयूजुअल केस, मोस्ट अनयूजुअल फैक्ट्स, लेकिन सारे एविडेंस को देखते हुए उसने कहा आई विल एक्सेप्ट कि ये फैमिली लाइफ इनकी बनती है, और उसकी बेसिस पे उसने स्टेटस दे दी। सो अल्हम्दुलिल्लाह, कहने का मकसद क्या है, अपील्स के अंदर क्या फायदा होता है जाने का, और मैं क्यों समझता हूं कि हमें एक एडवांटेज मिलती है। जो लोग मुझे जानते हैं या मेरे बारे में जानते हैं पहले से, उनको पता होगा कि मैं 1997 में लिंकन्स इन से एज अ बैरिस्टर क्वालिफाई करके वापस पाकिस्तान चला गया। मैंने वहां जाके कुछ अर्सा काम किया, एतजाज हसन साहब के साथ काम किया, फिर मैं यूके आ गया और यहां आके मैं सोलिसिटर बन गया। सोलिसिटर बन के मैंने फिर अपनी फर्म बनाई और तब से मैं एज ए सोलिसिटर काम कर रहा हूं। अब मुझे फायदा क्या होता है, जब आपका केस मेरे पास आता है एज ए सोलिसिटर, मैं केस को तैयार करता हूं, अगर उसको रिफ्यूज किया जाता है एज ए सोलिसिटर मैं आपकी अपील तैयार करता हूं, फिर आपकी बंडल्स तैयार करता हूं एज ए सोलिसिटर, और उसके बाद जब कोर्ट में जाने की बारी आती है एज ए बैरिस्टर मैं कोर्ट में जाके आपका केस आर्ग्यू कर सकता हूं। ठीक है, मैं इस वक्त एसआरए के अंडर चलता हूं, यानी सोलिसिटर्स रेगुलेशन अथॉरिटी के अंदर, क्योंकि एज अ बैरिस्टर आपको लॉ सोसाइटी के अंदर चलना पड़ता है, लेकिन अगर आप सोलिसिटर होते तो आप बार का उसके अगर आप सोलिसिटर होते तो आपको लॉ सोसाइटी और एसआरए के साथ चलना पड़ता है, और अगर आप बैरिस्टर हो तो आप बार काउंसिल के साथ चलते हैं, और आप दोनों में से एक ही मेंबरशिप रख सकते हैं। सो क्योंकि मैं अभी बुखारी चैम्बर्स का प्रिंसिपल हूं, सो इसलिए मैं एज ए सोलिसिटर अभी काम करता हूं, लेकिन क्योंकि मेरी ट्रेनिंग एज अ बैरिस्टर है, सो मैं कोर्ट में जाके केसेस को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब आप मुझे बताइए, एक वो बैरिस्टर है जिसको सुबह टाइम मिल रहा है पढ़ने का आपका केस, और वो कोर्ट में जाके आपकी अपील रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो अक्सर लोग मेरे इस बात को अग्री करेंगे कि आप कोर्ट में बैठे हैं, बैरिस्टर आया है, वो उसने आपका नाम बोला, आप आ गए जी उसके सामने, बैरिस्टर आपके साथ बैठा, अच्छा तो कब के आए थे आप,
क्या केस है आपका, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो आपका केस समझ रहा है आपके साथ बैठ के कोर्ट में जाने से पहले। एक वो सिचुएशन है। दूसरी ये सिचुएशन है कि वही वकील जो शुरू से आपके केस को लेकर चल रहा है वही कोर्ट में आपके लिए सामने मौजूद है, उससे बेहतर आप भी केस को नहीं जानते होंगे। मुझे ये बहुत बड़ी एडवांटेज मिलती है कोर्ट में जाके। ये क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि बुखारी साहब आपका फायदा क्या होगा कोर्ट में जाने का। अब मेरे कोई दो अलग सींग नहीं निकले हुए, मेरे कोई ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है यहां पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह जानता हूं और मैं आपका काम साफ नीयत के साथ करता हूं। आपकी केस में जो होगा मैं आपको ठा करके मुंह पे मार दूंगा कि जी ये अच्छा केस है या ये बुरा केस है। फिर भी अगर आप चलना चाहते हैं तो मैं पूरा जोर लगाऊंगा इसके साथ। दिस इज वॉट आई डू। और ये मैं सबके साथ बात करता हूं। जो लोग मेरे पास आजकल आते हैं, जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं, वो जानते हैं इस चीज को, और मैं वही आपके साथ मेंशन कर रहा हूं इसलिए क्योंकि अपील में जाने का फायदा क्या होता है, अगर आपका जो बंदा केस को जानता है वो प्रेजेंट कर रहा है, सबसे बड़ा फायदा ये, उससे बेहतर केस को कोई नहीं जानता। मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि जज ने क्या पूछना है, मुझे पता है कि होम ऑफिस के वकील ने क्या पूछना है, मुझे पता है डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए, मुझे पता है कानून क्या है। अगर मैं सब कुछ जानता हूं और उसके मुताबिक आपकी प्रेपरेशन की जाती है तो उसमें आपको जाके अपील में बहुत फायदा मिलता है। और माशाल्लाह ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है जहां पे हमारे पास अपील्स विन हो रही हैं। और मैं जिन केसेस में जा रहा हूं अभी तक तो यही हो रहा है कि मैं सबको ऑप्शन देता हूं, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, कि आपको बैरिस्टर की ऑप्शन भी मिलेगा और आपको मेरा ऑप्शन भी मिलेगा। आप बैरिस्टर को लेके जाना चाहें तो आपका काम काफी सस्ता होता है। मैं कोर्ट में खुद जाता हूं तो 1000-1500 ज्यादा का खर्चा होता है आपका, लेकिन उसमें आपको फायदा क्या मिलता है वो जिन लोगों के काम हो चुके हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं। सो होपफुली विल गेट इनटू दैट एज वेल। अच्छा जी, अगली बात करना चाहता हूं, जो एप्लीकेशंस जो इस वक्त जिनकी कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, पार्टनर्स, अनमैरिड पार्टनर्स वाली एप्लीकेशंस, उसके ऊपर भी आप जानते होंगे बहुत सारी एप्लीकेशंस रिफ्यूज होती हैं। ये क्या है कि आपके पास स्टेटस नहीं, आपकी शादी भी हो गई लेकिन आप वापस अपने मुल्क चाहिए, वहां से स्टेटस लेकर आइए। मैं उन केसेस की बात कर रहा हूं। अब उन केसेस के अंदर अगर आपने इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स का प्रॉपर एविडेंस लगा के, प्रॉपर केस लॉ के साथ, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स के साथ उसको डिस्कस किया तो 100% आप उसको भी जीत सकते हैं। और माशाल्लाह हमारे ये भी केसेस होकर आ रहे हैं। मैं हर चीज आपके सामने नहीं रखता, हर वक्त आपके साथ शेयर नहीं कर रहा होता, बहुत सारे कार्ड्स वगैरह नहीं दिखा रहा होता। जिस तरह मुझे बताया था किसी ने, बुजुर्ग ने, कि बेटा जी जरा मुंह अपना संभाल के चला करो और अपनी चीजें कम दिखाया करो। इसलिए मैंने जरा कम करना शुरू कर दिया। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। सॉरी, एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशंस, ये वो एप्लीकेशंस हैं जहां पे आपके वालिदैन में से कोई एक या दोनों वालिदैन वापस अपने मुल्क में हैं, आप लोग जहां पर हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें आके और उनको आप उनको लुक आफ्टर कर सकें। अब होता क्या है इस केस में, मैं कल कोर्ट में था, जज के साथ बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई। जज ने मुझे कहा कि जी एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशन आप यूके से भी डाल सकते हैं। मैं कहा जी आप यूके से एप्लीकेशन इसलिए नहीं डाल सकते कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। अब जज का कमाल का जवाब था आगे से, जो कि मैं बड़ा हैरान हुआ था। जज का जवाब यह था कि जी मैं जानती हूं कि एलिजिबिलिटी नहीं बनती, मैं ये भी जानती हूं कि एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज होगी, फिर भी आपको डालनी चाहिए। भाई कैसे डालनी चाहिए और क्यों डालनी चाहिए? अगर आपको नजर आ रहा है एक चीज रिफ्यूज हो रही है, अब मेरी आर्ग्यूमेंट क्या थी? एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशन 9 जुलाई 2012 के बाद से आप यूके में नहीं डाल सकते, आपको अपनी कंट्री में डालनी पड़ती है। उसकी पहली रिक्वायरमेंट ही ये है दैट यू आर नॉट इन द यूके, आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको दिखाने के बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और डिसेबिलिटी, वो आप उसकी वजह से अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते अपने, और आपको लॉन्ग टर्म पर्सनल केयर की जरूरत है। अब ये पॉइंट भी आपने उसके अंदर डेफिनेटली शो करना है। अब अगर हम यहां से एप्लीकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके वालिद, आपकी वालदा यहां पर आ गए, वो अब आके यहां पे रुक गए, आपने उनके लिए एप्लीकेशन डाल दी। कौन सी एप्लीकेशन डाली? ह्यूमन राइट्स की डालेंगे ना, यही कह के कि जी इनके लिए वापस जाके रहना बड़ा मुश्किल होगा, इनको यहां रहने दिया जाए। अब वो अगर आपने होम ऑफिस की फीस जमा करानी है इंडेफिनिट लीव के लिए, क्योंकि वो जज साहिबा का कॉन्सेप्ट ये था कि आप इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन हमारे पास तो रोज आती है और हम रोज रिफ्यूज करते हैं। भाई इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन के लिए 2500 पाउंड भी तो देना पड़ता है। क्या जरूरत है एक क्लाइंट को 2500 पाउंड देने की, जबकि आप अपनी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन करें? क्योंकि अगर आपने 2500 पाउंड इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन डाल दी एडीआर की, यहां से इन कंट्री, जो कि नहीं आप डाल सकते, चलें आपने डाल दी, 100% होम ऑफिस ने रिफ्यूज करना है।
अपील का राइट मिल गया, अपील में चले गए, कोर्ट में जाके आपको 100% डिसमिस किया जाएगा इस पॉइंट पे कि आपको इंडेफिनिट लीव नहीं मिल सकती। अगर अपील आपकी कामयाब हो गई तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स के ऊपर होगी, और अगर ह्यूमन राइट्स के ऊपर कामयाब हो रही है तो लीव भी तो आपको 2.5 साल के लिए मिलेगी ना, इंडेफिनिट तो नहीं मिलेगी। सो अगर इंडेफिनिट मिल ही नहीं सकती और गारंटीड है कि एप्लीकेशन इंडेफिनिट की रिफ्यूज होनी है, तो इंडेफिनिट डालने का सेंस क्या बनती। अब ये मेरी आर्ग्यूमेंट कल बड़ी जबरदस्त जज के साथ चली, आखिर में अच्छी जज थी, उसने आखिर में कहा आई मे बी रॉन्ग अबाउट इट। इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि जज ने मेरी बात मान के क्या कहने मान। बट एनीवे, आपके साथ शेयर किस लिए कर रहा हूं, एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशंस। मेरे एक्सपीरियंस में मेरी अभी तक सिर्फ एक एप्लीकेशन जो मैंने पाकिस्तान की थी जो कामयाब हुई एप्लीकेशन स्टेज पे, बाकी सारी एप्लीकेशन रिफ्यूज होके सारी की सारी हमने अपीलों पे जीती। ये क्यों है? बिकॉज एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर्स रूटीनली इन एप्लीकेशंस को रिफ्यूज करते हैं। इसलिए अगर आप ये एप्लीकेशन करें तो कीप इन माइंड कि आपने इसको अपील में जीतना है, लेकिन अपील पे जाके प्लीज खुद जाके ऑपरेशन ना शुरू कर दीजिएगा कि जी मैं खुद चला कोर्ट में जाके करने के लिए, या मुझे पता है मैंने क्या करना। प्लीज गेट अ प्रॉपर लॉयर जो प्रॉपर कोर्ट का बंदा हो, कोर्ट का बैरिस्टर हो, कोर्ट का सोलिसिटर हो, जो अच्छी तरह जानता हो कि केस को किस तरह फाइट करना है। एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशन के लिए उसको केस दीजिए ताकि वो जाके उसको फाइट करे। ऑलराइट जी, अगला आखिरी चीज जो बस आपके साथ बात करना था, मेंशन करना था, असाइलम केसेस के बारे में। असाइलम केसेस के बहुत अरसे बाद मेरे एक असाइलम केस अब रिफ्यूज हुआ है जिसके लिए मुझे अपील का राइट मिला है। ये पाकिस्तानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस है जिसके ऊपर अब मैं अपील पे जाऊंगा इंशाल्लाह। अब उन्होंने भी मुझे ही इंस्ट्रक्ट किया कि मैं उसमें जाऊं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का ये याद रखिए, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस अभी भी कामयाब होते हैं। SN&HM कंट्री गाइडेंस केस 2003 का 2004 का अभी भी है, उसके अंदर भी मैं सोलिसिटर था। दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट फ्यू केसेस, और वो अभी भी कंट्री गाइडेंस के तौर पे चल रहा है। सो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर अगर आप असाइलम करना चाहते हैं तो प्रॉपरली अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी की तो आपका इंटरव्यू पे ही कामयाब हो सकता है, लेकिन अगर वहां पे आपकी गलतियां हो जाती हैं तो इसको अपील में जाके जीता जा सकता है। अब होपफुली जो केस मैंने अब अपील पे लेके जाना है, आज मैंने उसकी अपील बना के सबमिट कराई है, इसकी हियरिंग भी जल्दी आ जाएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि विद इन अ मंथ और मंथ एंड हाफ इसकी हियरिंग की डेट आ जाएगी, बिकॉज असाइलम केसेस में जल्दी आ जाती है। सो जो भी होगा मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा। आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही है। बहुत जल्दी कोशिश करूंगा टाइम निकाल के आपके साथ एक फेसबुक लाइव करूं जो हम अपना कानून और आप क्वेश्चन आंसर सेशंस करते हैं। फोन नंबर्स, टेक्स्ट नंबर्स मैंने आपके सामने यहाँ पे अपने इसी फेसबुक लाइव के साथ डाले हुए हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, छोटा सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, और प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये मत लिखा करें कॉल मी व्हेन फ्री। ये मुझे बड़े इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि अच्छा जी केस डिस्कस करना है, कॉल मी व्हेन फ्री। मैं ये कॉल मी व्हेन फ्री वाला चक्कर नहीं कर सकता, मेरे पास कोई फ्री टाइम नहीं होता, और अगर कोई फ्री टाइम होता है तो वो मेरा होता है, उसको मैं खुद इस्तेमाल करना चाहता हूं, ये मैं अपनी फैमिली के साथ यूज करना चाहता हूं। बट इन एनी केस आपने अगर अपना टेक्स्ट मैसेज भेजा, आपका कोई छोटा मोटा सवाल होगा तो मैं आपको उसी वक्त जवाब दे देता हूं, और अगर कोई डिटेल चीज होगी तो उसके लिए अपनी एक कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। मैं 60 पाउंड चार्ज करता हूं कंसल्टेशन के लिए। कुछ लोगों को सुन के लगता है कि बुखारी पागल है, दिमाग खराब है इसका, लेकिन होपफुली जो लोग मेरे पास आते हैं और जिनको मैं पूरी डिटेल के साथ बैठ के उनके केस को डिस्कस करके उनको जवाब देता हूं, उनको नजर आता होगा कि इट्स वेल वर्थ इट कि आप एक सही तरह से अपनी कंसल्टेशन मेरे साथ करवा लें। होपफुली आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जिससे मैंने अभी इसमें लिखा हुआ है कि इंशाल्लाह अगला सारा हफ्ता मैं वापस ऑफिस में हूं, काफी देर बाद पूरा हफ्ता ऑफिस में गुजारूंगा। सो इंशाल्लाह अगर आप मिलना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर लीजिए। आई विल सी यू, और फिर हम आगे देख सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। बहुत शुक्रिया सुनने का, थैंक यू वेरी मच, एंड खुदा हाफिज।